सीटेट की 29th क्लास में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज की वीडियो में हम पॉलिटी को आगे बढ़ाते हुए अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जिसमें हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे रोशनी डालेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है, हमें संसद क्यों चाहिए, यानी कि वाई वी नीड अ पार्लियामेंट। तो पहले पॉइंट की बात करें, 1885 में ही ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इन्होंने मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। यानी कि विधायिका में क्या होने चाहिए, निर्वाचित का मतलब क्या है, लोगों द्वारा चुने हुए सदस्य होने चाहिए। और उन्हें बजट पे चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए। ऐसा प्रश्न किसने उठाया था, आईएनसी ने। और कब उठाया था, 1885 में। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, 1909 के अंदर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसने क्या किया था, कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दे दी थी। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2004 के आम चुनाव में, यानी कि जब 2004 का इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, उसमें पहली बार ईवीएम का यूज किया गया था। ईवीएम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहली बार इस तरीके के मशीन का प्रयोग, जिसको आज आप देखते हो वोट डालते टाइम, जब आप देखते हो यहाँ पे क्या होते हैं, सभी जितने पार्टीज के कैंडिडेट खड़े हैं सभी के यहाँ पे नेम लिखे होते हैं, पिक्चर वाइज, सिंबल वाइज, और उनको हमें प्रेस करना होता है। तो इस मशीन का जो पहली बार इस्तेमाल है वो 2004 के ईवीएम चुनाव में किया गया था। बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया, और इस चुनाव से क्या हुआ, लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई। पहले क्या होता था, इस तरीके से पेड़ों की कटाई होती थी, कागज बनता था, और फिर क्या होते थे, वोट डाले जाते थे। लेकिन ईवीएम के आ जाने से लगभग 2004 का जो ईस्वी था, उसी के अंदर लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई। क्यों, क्योंकि इन्हीं पेड़ों को काटकर 8,000 टन जो था वो कागज बनाना पड़ता था एक चुनाव के लिए। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। यानी कि जितने लोग चुन के जाते हैं सांसद में से, उन्हीं में से कुछ लोग क्या करते हैं, जो कि बहुमत में होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं, वो क्या करते हैं, सरकार को बनाते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को हम सांसद यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि जितने लोग चुने जाते हैं लोकसभा चुनाव में, लोकसभा के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। यानी कि कानून बनाने का काम किसका है, डायग्राम में देख सकते हैं आप। तो कानून बनाने का काम हमारा किसके पास है, हमारे सांसद के पास है। अब ये जो संसद है, यानी कि हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, इसके 2 सदन हैं। कौन कौन से, एक है हमारे पास लोकसभा यानी कि लोगों की सभा, एक है हमारे पास राज्यसभा यानी कि राज्यों की सभा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितने हम वोट डालते हैं वो लोग सारे लोकसभा में चुन के जाते हैं, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये कुछ कुछ राज्यों से चुन के एक फिक्स टाइम के लिए राज्यसभा में जाके अपनी सेवा देते हैं। पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे राज्यसभा यानी कि राज्यसभा की। तो इसमें कुल 245 जो है वो क्या होते हैं, सदस्य चुने जाते हैं। और इसका जो हेड है राज्यसभा का, वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन है अभी के, कमेंट में बताना है आप सभी ने। पॉइंट नंबर 9 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, बात करेंगे लोकसभा की। तो लोकसभा के अंदर कुल 545 जो है वो लोग चुने जाते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता है, यानी कि इसका जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और अभी के टाइम पे करंट का अध्यक्ष कौन है, या अपने कमेंट में बताना है। पॉइंट नंबर 10 देखेंगे,
भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारे देश का जो संसद है, इसके 3 अंग हैं। वो 3 अंग कौन कौन से हैं? एक की चर्चा हमने अभी की, लोकसभा, दूसरा हमारा है राज्यसभा, और तीसरा हो जाता है हमारे देश का राष्ट्रपति। यानी कि ये तीनों मिलके क्या करते हैं? भारत का संसद यानी कि पार्लियामेंट की निर्माण करते हैं। कौन कौन आता है हमारे देश के पार्लियामेंट में? लोकसभा, राज्यसभा और हमारे देश के राष्ट्रपति। तो यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रपति, इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलके पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। पॉइंट नंबर 11 देखेंगे। लोकसभा के अंदर कुल 543 जो लोग हैं, हमने पढ़ा था कि टोटल 545 यानी कि 545 लोग हैं। इसमें 543 लोगों का तो चुनाव होता है अलग अलग मतलब अपने भारत देश के अलग अलग राज्यों से, जबकि 2 लोग ऐसे होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, और ये नॉमिनेशन किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? 2 लोगों का लोकसभा के अंदर चुनाव करते हैं, जबकि राज्यसभा के अंदर कुल 12 लोग जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसीलिए बहुमत हासिल करने के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए? लोकसभा की किसी भी एक पार्टी के पास कम से कम 272 सीटें होनी चाहिए। अब टोटल कितना बचा? 543 सीटें बची हैं। इसको क्या करेंगे? हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, 7 और इसके अलावा 2 6 जा 12 यानी कि 276 क्या होना चाहिए हमारे पास? कम से कम यहाँ पे सीट होनी चाहिए 271 और प्लस में 1 यानी कि 50% और प्लस में 1 यानी कि कुल आधा और 1 जो लोग हैं वो कम से कम मेजोरिटी बनाने के लिए हमारे लोकसभा के अंदर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 12 की देखें। राज्यसभा क्या करता है? मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधि यानी कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट से जुड़ी जितनी भी डिसीजंस हैं वो सब कहाँ लिए जाते हैं? राज्यसभा में। ये क्या करता है? स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट नंबर 13 देखेंगे। राज्यसभा के अंदर कुल 233 लोग जो हैं वो निर्वाचित होते हैं, यानी कि 233 लोग यहाँ पे निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि 12 लोग जो हैं वो कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति अपने तरफ से इनको नॉमिनेट करता है। और ये जो 12 लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्र से, जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, इसके अलावा राजनीतिक, इसके अलावा सोशल फील्ड या फिर विज्ञान के विषय मतलब विज्ञान के फील्ड से एक्सपर्ट लोगों को जो है राष्ट्रपति हमारे देश के वो चुनते हैं, कुल 12 सदस्यों को। बात करें पॉइंट नंबर 14 की, तो जब संसद का सत्र चल रहा होता है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो सदस्य 12 यहाँ के और 2 लोकसभा के, ये लोग कभी भी राष्ट्रपति को वोट नहीं डालेंगे। इनको छोड़ के जो बाकी लोग हैं वही क्या करेंगे? राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। पॉइंट नंबर 14 देखेंगे। जब संसद का सत्र चल रहा होता है, अभी ठंडियां चल रही हैं तो संसद का अभी कौन सा सत्र चल रहा है? अभी चल रहा है विंटर सेशन। तो जब संसद का सत्र चल रहा है तो सबसे जो पहला वाला घंटा होता है, फर्स्ट वर्किंग आवर, उसको हम कहते हैं प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर के नाम से उसको हम जानते हैं। और ये जो प्रश्नकाल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। सांसद क्या है? इसके माध्यम से सरकार की कामकाज की जानकारियों को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है? सांसद से इनको प्रश्न पूछने का मौका मिलता है। पॉइंट नंबर 15 देखेंगे। अब हमने अभी देखा कि टोटल जो है कुल 545 सीटें हैं, जिसमें निर्वाचित जो सीटें हैं वो 543 है। अब इस सीटों में से क्या किया गया है? कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई हैं एससी और कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई हैं एसटी के लिए। और अभी हमने देखा नारी शक्ति वंदन एक्ट जो कि 2023 में पास हुआ था, इसमें ये कहा गया था कि 33% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए भी रिजर्व किया जाएगा, बोथ इन द हाउस यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम है। तो फिलहाल हम देखेंगे कि एससी के लिए कुल 84 सीटें रिजर्व हैं। वहीं बात करें एसटी की यानी कि अनुसूचित जनजाति की, तो इनके लिए कुल 41 सीटों को रिजर्व कर दिया गया है हमारे लोकसभा के अंदर। बात करेंगे पॉइंट नंबर 16 की, जहां पे हम बात करेंगे कानून की यानी कि लॉ की। तो कानून के शासन का मतलब क्या है?
सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति हो तब भी, या फिर हमारे देश के रहने वाले कोई आम जनता हो तब भी। जो भी कानून है वो सभी के लिए इक्वल है। वही बात करें पॉइंट नंबर 17 की, जिसमें हम रॉलेट एक्ट को चर्चा में लेके आएंगे। जलियांवाला बाग मैस्कर की बात करेंगे, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जिसको हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है? ये रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कहता है अंग्रेजों के मनमानेपन का एक उदाहरण था, यानी कि वो जो मर्जी चलाते थे उसका एक उदाहरण था। क्या था ये रॉलेट एक्ट में? कि बिना मुकदमा चलाए, यानी कि विदाउट एनी, मतलब उनका किसी भी कारणवश इनको क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार किया जा सकता है। ये था रॉलेट एक्ट। बात करेंगे पॉइंट नंबर 18 की, तो क्या किया था? इंडियंस ने इसका विरोध किया था। स्टिल इस रॉलेट एक्ट को 10 मार्च 1919 से लागू कर दिया गया था। ठीक है, इस रॉलेट एक्ट को 10 मार्च 1919 से लागू कर दिया गया था। वही बात करेंगे आगे की, तो पंजाब में इस कानून का विरोध हुआ और इसी क्रम में इसी 10 अप्रैल को ही डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था। और इसी अरेस्ट पे लोगों ने क्या किया था? आगे बढ़ेंगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन करता है? जनरल डायर ने अंजाम दिया। तो क्या होता है? वैशाखी का दिन होता है, लोग जाते हैं सेलिब्रेशन करने। लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ पे जो है वो मार्शल लॉ लगा है, लोग वैशाखी सेलिब्रेट करने जाते हैं। जबकि जो ब्रिटिशर्स है वो क्या करते हैं? वो लोगों को मना कर देते हैं कि झुंड नहीं बनाना, यानी कि आपको ग्रुप में आपको बैठ के कोई मीटिंग नहीं करना है। लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारे लोगों को चले जाते हैं, वैशाखी का दिन होता है सेलिब्रेट करने। वहीं पे क्या होता है? जनरल डायर को लगता है अरे ये तो मेरे डिसीजन को नहीं मान रहे, तो उसने क्या किया? चारों तरफ से उसने गेट को बंद कर दिया। इसके अलावा इसने फायरिंग करनी स्टार्ट हुई, जिसको हम खूनी रविवार, रविवार का दिन था और इस दिन को हम इस नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर 21 की तरफ। 1870 का जो राजद्रोह एक्ट है, ये भी क्या है? अंग्रेजी शासन के मनमानेपन का ही एक मिसाल है। पॉइंट नंबर 22 देखेंगे। राजद्रोह एक्ट के तहत भी क्या था? कि बिना, अगर सरकार का कोई भी विरोध करता, आलोचना करता, ठीक है, कोई भी सरकार के अगेंस्ट जाता या फिर उसकी आलोचना करता, तो उस पे बिना मुकदमा चलाए ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। और यही क्या था? राजद्रोह एक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। पॉइंट नंबर 23 की बात करें। वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के तहत बेटे, बेटियों और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल जाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 2005 द प्रॉपर्टी ऑफ फादर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द मदर, डॉटर एंड सन। पॉइंट नंबर 24 देखेंगे। वर्ष 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और ज्यादा व्यापक बना दिया और इसी के तहत घरेलू हिंसा कानून का निर्माण हुआ। इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये जो घरेलू हिंसा महिला कानून है, इसको वर्ष 2006 में लागू किया गया, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है? अगर किसी भी महिला के साथ, अगर घर में या उनके ससुराल में अगर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ मारपीट होती है, एब्यूज होता है या फिर कुछ भी होता है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत, जिसको लागू 2006 में किया गया था, केस कर सकते हैं और सरकार इसके लिए एक्शन लेगी। पॉइंट नंबर 25 देखेंगे। बात करेंगे एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जो कि रोजा पार्क्स है। ये जो रोजा पार्क्स है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। 1955 में श्वेत व्यक्ति के लिए इन्होंने बस में अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया और इसी के साथ ही नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट मूवमेंट की शुरुआत होती है। बात करें पॉइंट नंबर 26 की, तो 1964 में नागरिक अधिकार कानून यानी कि सिविल राइट मूवमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे सिविल राइट्स मूवमेंट को क्या कर लिया गया? पारित कर लिया गया और इस कानून के तहत सभी भेदभाव को, यानी कि ये जो ब्लैक और ये जो व्हाइट के बीच जो भी भेदभाव था, उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। पॉइंट नंबर 27 देखेंगे। बात करेंगे जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका की।
तो न्यायपालिका क्या करती है, राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। अब क्या है बंटवारा, मान लो ये नदी फ्लो कर रही है, जैसे कि अभी कावेरी नदी पे विवाद चल रहा है, कहाँ पे, ये हमारे कर्नाटका और तमिलनाडु में। तो इस तरीके से किस राज्य को कितना पानी मिलेगा, इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स हैं वो कहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका इसको सॉल्व करती है। वहीं देखेंगे पॉइंट नंबर 28, न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि सांसद द्वारा पारित किया गया कानून संविधान के आधारभूत ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो वो क्या करती है, उस कानून को रद्द करती है, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं, यानी कि न्यायिक समीक्षा के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं केरला के अंदर हुआ था ये केस, जिसको सरकार ने क्या कर दिया था, इससे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन अगर किसी भी की वजह से होता है तो उसको सरकार क्या करती है, उस कानून को जो हमारी न्यायपालिका यानी कि जो जुडिशरी है वो उसको खत्म कर देती है। पॉइंट नंबर 29 देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें क्या आते हैं, जो हमारा स्वास्थ्य है यानी कि जो हेल्थ का अधिकार है वो भी शामिल होता है आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट्स के अंदर। पॉइंट नंबर 30 देखेंगे, भारत में 3 अलग अलग स्तर पे अदालतें होती हैं यानी कि कोर्ट है। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालत होती हैं और सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत जो कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि पूरे देश के विवाद को सॉल्व करती है। पॉइंट नंबर 31 को देखेंगे, उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो सबसे पहले कहां पे होती है, 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में की गई, और ये तीनों ही हम किस नाम से जानते हैं, इन तीनों शहरों को हम प्रेसिडेंसी शहर के नाम से जानते हैं। वहीं बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की, तो दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन आपको 1966 में दिखता है। पॉइंट नंबर 33 को देखें, देश भर में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, 21 जो थे वो हाई कोर्ट थे, लेकिन वर्तमान में जो इसकी संख्या है वो कुल 24 हो गई है। तो अभी के टाइम पे हमारा जो हाई कोर्ट है हमारे देश में टोटल वो 24 है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 34 की, तो पंजाब और हरियाणा इन दोनों का क्या है, एक कॉमन हाई कोर्ट है, और वो कॉमन हाई कोर्ट क्या है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, जो कि चंडीगढ़ क्या है, दोनों की एक कॉमन राजधानी भी है। इसी तरीके से चंडीगढ़ जो कोर्ट है वो दोनों का ही एक कॉमन कोर्ट है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 35 की, बात करेंगे इसमें हम दीवानी कानून की। कानून जो है, लॉ जो है वो 2 तरीके से होते हैं, एक है हमारा दीवानी कानून और दूसरा है फौजदारी कानून। तो ये जो दीवानी कानून है इसमें क्या आते हैं, हम जमीन की बिक्री, किराया, तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, इससे संबंधित जब हम विवाद को सॉल्व करते हैं तो उसको हम दीवानी कानून के नाम से जानते हैं। वहीं बात करेंगे फौजदारी की, तो फौजदारी क्या होता है, मान लो कोई किसी प्रकार की चोरी, दहेज या फिर औरत को तंग करना, हत्या करना, ये सब फौजदारी कानून में हम इसको शामिल करते हैं। पॉइंट नंबर 37 देखेंगे, वर्ष 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका यानी कि PIL की व्यवस्था को विकसित किया था। वहीं देखेंगे पॉइंट नंबर 38 की, अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम पर भेजे गए पत्र या तार को भी हम किस में कंक्लूड करेंगे, जनहित याचिका ही माना जा सकता है। पॉइंट नंबर 39 देखेंगे, आर्टिकल 21 के अंदर क्या आता है, हमारे जीवन का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसी के अंदर राइट टू फूड को भी शामिल किया गया है, यानी कि भोजन के जो अधिकार है, कभी कभार पूछ लिया जाता है ये भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, तो ये सब आर्टिकल 21 जिसमें हम बात करते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, इसमें ये सारी चीजें जो है वो शामिल होती हैं। पॉइंट नंबर 40 देखेंगे, हमारी जो न्यायपालिका है यानी कि जो जुडिशरी है, इसमें सबसे ऊपर कौन सा होता है, सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट।
उससे नीचे वाले लेवल को हम उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, और सबसे जो लोअर वाला है इसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये सबसे ऊपर वाला सुप्रीम कोर्ट है, देन दिस इज द हाई कोर्ट एंड दिस विल बी द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और वैसे सबसे नीचे यहाँ पे एक और लेवल को दिखाया गया है जो कि क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। पॉइंट नंबर 41 देखेंगे, संविधान के आर्टिकल 22 यानी कि आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग क्या कहता है आर्टिकल 22 कि प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यानी कि हर एक व्यक्ति को क्या है, वकील के जरिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, और ये कानून की तरफ से हमें मिला है, आर्टिकल 22 हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 40 की, तो संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में क्या किया गया है, 39 के ए में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है अगर वो गरीब है और या फिर किसी और वजह से खुद वो लॉयर को हायर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश की सरकार के ऊपर आ जाती है कि आप उसको एक वकील हायर करके दो। पॉइंट नंबर 43 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, आर्टिकल 22 और फौजदारी कानून में जितने व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं उसको क्या किया जाता है, कुछ मौलिक अधिकार दिया जाता है हमारे कोर्ट की तरफ से यानी कि हमारे न्यायालय की तरफ से। बात करेंगे पॉइंट नंबर 44 की, तो 5 तरह के उसके पास मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, कौन कौन सा है वो आपने कमेंट में बताना है। वहीं बात करूं इसकी, तो गिरफ्तारी के समय उसको ये जानने का अधिकार है कि उसको किस वजह से उसकी गिरफ्तारी की जा रही है, को वारंटो किस अधिकार से उसको अरेस्ट किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 45 देखेंगे, गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर यानी कि विद इन 24 आवर उसको क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करने का भी अधिकार है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पुलिस क्या करेगी, उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देगी, नहीं, उसको 24 आवर के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का अधिकार है। इफ अगर संडे ना हो यानी कि अगर कोई हॉलिडे ना हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जब वो गिरफ्तार है यानी कि जब वो जेल के अंदर अरेस्ट है तो कोई भी पुलिस किसी भी तरीके का उस पर दुर्व्यवहार या फिर यातना नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि अभी तक इसका क्राइम जो है वो साबित नहीं हुआ है। वहीं बात करेंगे पॉइंट नंबर 46 की, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबाल या बलान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 47 को देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को, यानी कि 15 साल से कम तो बालक हैं और किसी भी महिला, इनको थाने में नहीं बुलाया जा सकता है केवल सवाल पूछने के लिए। यानी कि अगर उनसे किसी को क्वेश्चन करना है, पुलिस घर जाके उनसे क्वेश्चन करेगी, उसको थाने नहीं बुलाएगी अगर बालक 15 साल से कम का है और अगर कोई भी महिला है तो। पॉइंट नंबर 48 देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थानों के लिए कुछ दिशा निर्देश और शर्तें तय की गई हैं। यानी कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे जो है वो डिसाइड किए गए हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो पुलिस के लिए भी क्या है, गाइडलाइंस जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और पॉइंट नंबर 49 देखेंगे, तो कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट है उसका दोस्त या कोई रिलेटिव उस जिले से अगर बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटों के भीतर उसे समय और स्थान और हिरासत के बारे में उसको जानकारी भेज दी जानी चाहिए। यानी कि ये उसको बता देना चाहिए कि आपका ये जो रिलेटिव है वो कहाँ पे अरेस्ट हुआ है, किस टाइम अरेस्ट हुआ है और अभी कहाँ है। बात करेंगे आज के अंतिम पॉइंट नंबर 50 की, संविधान अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को शामिल किया गया है। यानी कि आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल किसमें कहा गया है? आर्टिकल 21 में कहा गया है।
इसी के साथ आज के टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। जल्द मिलेंगे और अगली क्लास के साथ, और क्लास 30 हमारा भी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम आपके लिए मैराथन लाएंगे जो कि सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट से जुड़ी आगे की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।